अच्छा। हाँ तो ये पूरा मॉनसून अपने फुल उसमें है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा वैदिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शादी में हम बार बार रेफर करेंगे, जी और सर। वो सारा का सारा वैदिक पद्धति के हिसाब से है। कौन सा ग्रह उच्च का होता है, नीच का होता है, योग कारक ग्रह कौन सा होता है, ठीक है, त्रिक स्थान कौन से होते हैं। तो ये चीजें आप बार बार सुनोगे, तो इसकी थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। कुछ लोग मैं देखता हूँ केपी के छात्र हैं, कुछ लोग एकदम फ्रेशर हैं, या जिन लोगों को वैदिक भी आती है तो उनका रिफ्रेश हो जाएगा। तो टुडे सेशन विल बी ऑन, यू कैन से इट इज बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ओके। So you can think that I am giving you this thing complimentary basis, okay? जी सर। Yes, sir. नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप पूरा अगर नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आज हम समझेंगे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कि जब जातक पैदा होता है नेटिव, उस टाइम में जो आकाश की स्थिति होती है, जोडियक क्या होता है, राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, ओके, किन राशियों के कौन स्वामी होते हैं और किस नक्षत्रों के कौन स्वामी हैं, राशि और नक्षत्र की मैपिंग कैसे होती है। when you will understand all these concepts, then only those things are captured in diagram which is called heavenly diagram, ठीक है, यूनिवर्स। हेवनली डायग्राम मतलब जब जातक पैदा हुआ है उस टाइम आकाश की स्थिति क्या थी, वो D1 चार्ट जिसको आप कहते हो, या लग्न चार्ट। इट इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्काई व्हेन द नेटिव टुक द बर्थ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अलका कालिया, आज तो आप आज भी सेशन अटेंड कर रही हैं, दिस इज गुड, फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव। थैंक यू सर। So सॉरी today थोड़ा today लेट हो गई today you ट्रैवल got करने this की वजह opportunity, से। यस, क्योंकि okay। टाइमिंग्स भी थोड़ी मैच कर रही थी। थैंक यू। तो क्या वहाँ पे अभी क्या बजा है ऑस्ट्रेलिया में? अभी तो सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इट्स अराउंड 5। 5 PM, ओके। हाँ तो ये हाँ तो अच्छा जी। टाइम है, ओके ओके। जी। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी को याद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एस्ट्रोलॉजी आने से पहले थोड़ा सा हमको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। बार बार हम कहेंगे राशि है, नक्षत्र क्या है, इसकी, ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आए हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वी नीड टू नो दैट। तो आज के सेशन में हमारा सब कुछ कवर आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये स्लाइड मेरी दिख रही है सबको? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में टॉप पे देखिए, ये बीच में सन है, येलो बॉल, एंड दिस इज अर्थ विच इज सर्कुलेटिंग और ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ओके। और इसके चारों तरफ आप ये देख रहे हो एक रिंग, ओके। ये पट्टी है, दिस इज लाइक अ बैंड, ओके। दिस इज ए इमेजिनरी बेल्ट, दिस इज अ इमेजिनरी बेल्ट विच इज सराउंडिंग द होल यूनिवर्स, ओके। पूरे हेवन को जिसने कवर किया हुआ है। दिस इज नॉट ए फिजिकल थिंग, इट इज ए इमेजिनरी थिंग, कि दिस इज अ बेल्ट विच इज कवरिंग द एंटायर यूनिवर्स इन सर्कुलर फैशन। जैसे एक फ्रेंडशिप बैंड होता है ना, आप अपने हाथ में बांधते हो, तो ये समझ लो ये फ्रेंडशिप बैंड है यूनिवर्स का, ओके। why we take why we take only this small strip
ओके, द रीजन इज, किसी का आवाज आ रही है? नंदिता जी, नंदिता जी, नंदिता जी अपने को म्यूट करिए, सब लोग अपने को म्यूट रखिए। मुझको यहाँ से पता लग जाता है कि आपने माइक ऑन करा हुआ है, आपको अपना खुद का नहीं पता होता कि मेरा माइक ऑन है। दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, बिकॉज ऑफ someone's indiscipline, other people get disturbed unnecessarily। तो यूनिवर्स में क्या होता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, देखिए ये जो सन है, ये इसका अगर एक्सिस है तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ओके, दिस वन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू से दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, ओके। तो ये जो एरिया है बीच का, ये 18 डिग्री का होता है। तो यू कैन से 9 डिग्री अप, 9 डिग्री अप द एक्सिस एंड 9 डिग्री बिलो द एक्सिस ऑफ सन। जो बेल्ट है इसको, 18 डिग्री की बेल्ट को हम जोडियक कहते हैं, हिंदी में इसको भचक्र कहते हैं, ओके। और ये यूनिवर्स के चारों तरफ है। और इसके अंदर आप ये देख रहे हो स्टार की पोजीशन बनी हुई है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एरीज, आप देखो 3 तारे बने हुए हैं, ये स्टेशनरी हैं। दीज आर द स्टार्स। व्हाई दे आर कॉल्ड स्टार्स? बिकॉज दे आर स्टेशनरी, they are not orbiting like other planets, Jupiter, Mercury, Sun, they all are fixed, okay। तो ये जो जोडियक है 360 डिग्री का, इसको जब मैं 12 भागों में बांट देता हूँ इक्वल पार्टों में, तो वो राशि बन जाती हैं। ये मैं आगे भी समझाऊंगा, ओके। तो एरीज आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसको एरीज कहते हैं। 3 तारे बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनी हुई है, इसलिए हिंदी में इसको मेष कहते हैं। मेष से मिलती जुलती हैं। देन टॉरस, ओके, जेमिनी, कैंसर, लियो। दिस इज अ peculiar form of stars. These are the physical things, stars। जी पे But हो बोला था उसने करने को, ऋतु जी बंद रखिए अपने को। मैसेज था ऋतु, उसको, ऋतु पैरों अग्रवाल, वाला मुंशी ऋतु होगा अग्रवाल, ऋतु उसका अग्रवाल मैसेज था कि जी म्यूट पे। करिए। ठीक है, ये जो स्टार की शेप आप देख रहे हो, जैसे लियो में आप देख रहे हो ना, इट लुक्स लाइक, एक्चुअली इट लुक्स लाइक लॉयन, तो ये लियो का नाम दे दिया, ये वर्गो। तो इस तरीके से ये 18 डिग्री की बेल्ट जो कि यूनिवर्स को सराउंड कर रही है, उसको हम कहते हैं जोडियक, ओके। तो एक तो हमने समझा कि यूनिवर्स के चारों तरफ एक इमेजिनरी बेल्ट है 18 डिग्री की, जोडियक के नाम से। और एक है हमारा सोलर सिस्टम। हमारी जो गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है, उसका एक सोलर सिस्टम है। व्हाट इज दैट सिस्टम? कि देयर इज वन एनर्जी बॉडी विच इज सन, विच इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, विच इज स्टेशनरी। उसके चारों तरफ 9 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। ये पूरा सिस्टम एक सोलर सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से 9 प्लैनेट हैं विच आर ऑर्बिटिंग द सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये 9 हमारे प्लैनेट हो गए, ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे अगर हम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें से जो 3 प्लैनेट हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, वी डोंट कंसिडर because they don't make any impact or influence on the human life. They are so far, they are so far, they don't make any impact on the human being, natives life, okay। ये जो प्रभाव डालते हैं, ये देश की बड़ी घटनाओं पे डालते हैं। दे इन्फ्लुएंस मासेस, they influence natural calamities, natural disasters, anything that impacts the entire country or entire earth, okay, like tsunami,
अर्थक्वेक्स, ओके, और कुछ भी अभी वॉल्केनो फट रहा है कहीं पे, एपिडेमिक फैली हुई है, पैनिडेमिक जैसे कोरोना फैली हुई है, विच आर इम्पैक्टिंग everybody all across the globe. These planets govern those घटनाएं और events. They don't impact human life as a individual. Okay. पर कुछ जैसे पश्चिम के एस्ट्रोलॉजी में इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, और केपी में भी कहीं कहीं नेपच्यून भी ले लेते हैं, या प्लूटो को भी किसी पर्टिकुलर के लिए, पर दोज आर एक्सेप्शंस. In Vedic astrology, you can think that out of 9 planets, 3 planets are not considered because वो जो है नेटिव की या जातक की कुंडली को प्रभावित नहीं कर रहे हैं. दूसरी तरफ चंद्रमा, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, वो चक्कर लगाता है धरती के चारों तरफ, तो वो ग्रह ना होकर उपग्रह है हमारे लिए. ओके. But since it also impacts the life of the native individually, और बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, स्पेशली लोगों के मन पे और विचार पे, सारा चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होता है. तो चंद्रमा को हम ग्रह के रूप में ट्रीट करते हैं वैदिक एस्ट्रोनॉमी में. दो एस्ट्रोनॉमिकली इट इज ए सैटेलाइट और उपग्रह, पर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की टर्म में बात करूंगा तो चंद्रमा इज अ फुल फ्लैश ग्रह. ओके. देन देर आर 2 अदर थिंग्स, राहु एंड केतु. ये भी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि पाश्चात्य या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दे आर नॉट कंसिडर्ड प्लैनेट. राहु एंड केतु आर नॉट द फिजिकल एंटिटी. इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है. जैसे कि मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, इनको आप भौतिक रूप से फिजिकली यू कैन सी ऑब्जर्वेटरी में या अपने लेंस के द्वारा आकाश में. कभी कभी जब ये धरती के पास होते हैं, इवन देन यू कैन सी विद योर नेकेड आइज, अदरवाइज विद द टेलीस्कोप दे कैन बी सीन. राहु एंड केतु कोई प्लैनेट नहीं है, फिजिकल अस्तित्व भी नहीं है. सूर्य चक्कर लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा. इन दोनों के ऑर्बिट 2 जगह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. ये तो ऐसे समझो जैसे 2 सड़कें हैं, चौराहा जिसको कहते हैं ना, एक सड़क इधर से आ रही है, दूसरी उधर से जा रही है, एक चौराहा बन गया. वे 2 रोड्स आर इंटरसेक्टिंग. सेम वे 2 पॉइंट्स वेयर सन ऑर्बिट एंड मून ऑर्बिट क्रॉसेस ईच अदर, वो पॉइंट भी इतना पावरफुल होते हैं कि वो मनुष्य के जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं. ओके. दे आर लाइक ब्लैक होल्स. ओके. दे आर सो पावरफुल, दे गिव द इम्पैक्ट ऑफ इट्स पोजीशन, नॉट ओनली देयर पोजीशन बट दे आल्सो एब्जॉर्ब द क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, गुण धर्म जो उसके प्लैनेट के पास होते हैं, उसका भी रिजल्ट दिखने लगते हैं. तो राहु और केतु क्योंकि नेटिव के लाइफ को प्रभावित करता है, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को के बारे में बताता है, तो राहु और केतु को भी फिजिकल अस्तित्व ना होते हुए भी प्लैनेट की तरह माना जाता है. तो 9 में से 3 प्लैनेट गए और चंद्रमा राहु केतु आ गए, तो वापस हमारे पास कितने प्लैनेट हो गए एस्ट्रोलॉजिकली? 9 9 ही हो गए ना. अब आप देखिए ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट. हियर यू कैन सी बिग सन. ओके. सबसे पास मरकरी होता है. ओके. देन वीनस आता है, उसके बाद ये धरती आती है. इस पे तो बैठ के हम सब देख रहे हैं, ठीक है. तो हमारे लिए बुध और शुक्र जो है इनके बीच में आ गए. इसको इंटरनल प्लैनेट भी कह सकते हैं. और जो धरती से दूर प्लैनेट है वो मंगल, बृहस्पति और शनि. आप देखो शनि कितनी दूर है. शनि स्वयं एक राशि के अंदर 2.5 साल तक बैठा रहता है, बहुत दूर होता है. पर ये यूरेनस और नेपच्यून आप देख रहे हो, ये बहुत दूर हो जाते हैं. दे आर सो फार अवे कि दे डोंट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द. अब उसमें से एक प्लैनेट आपको पता है, मेरे ख्याल से यूरेनस है. इसकी डिस्कवरी हुई थी करीब 100 साल पहले ऐसी कुछ, और 100 साल के अंदर अभी तक आप लोगों को पता है इसने अभी राशि का एक पूरा चक्कर भी नहीं लगाया है.
तो अभी किसी को पता ही नहीं है कि उस राशि में जाके क्या प्रभाव डालेगा। ओके, तो उनकी गति इतनी ज्यादा स्लो है, एक एक राशि में 12-12 साल रहते हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ। अब आप ये देखिए कि कितने डिसिप्लिन्ड वे में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे आप लोगों ने वो देखा है, कछुआ छाप देखा है आप लोगों ने, कछुआ छाप? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो कछुआ छाप होता है ना स्पाइरल, एक एक प्लेन में होता है। तो ये प्लैनेट एक प्लेन में इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, और ये एक दूसरे से 9 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकते और 9 डिग्री से नीचे नहीं हो सकते। समझ रहे हो? ये कितनी पट्टी में घूम रहे हैं, कितनी पट्टी के अंदर घूमते हैं, अब बताइए मुझे। अब आप सब 18 डिग्री। अब आप जोडियक से कनेक्ट कर पा रहे हो ना प्लैनेट्स को, क्योंकि ये जो प्लैनेट है 9 के 9, ये सूर्य की 18 डिग्री की बेल्ट से ऊपर नीचे नहीं होते। ठीक है, तो हमें तो उतना ही हिस्से से मतलब है ना, जितना जो हिस्सा हमें प्रभावित कर रहा है, ये सर नो। यस सर। तो वो 18 डिग्री का जो बेल्ट है, इसलिए हम उसको इमेजिन करते हैं कि ये इमेजिनरी बेल्ट है, क्योंकि हमारे सारे 9 प्लैनेट उसी 18 डिग्री के बीच में रहकर बिल्कुल कछुआ छाप की भांति चक्कर लगाते रहते हैं। एक दूसरे से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट विल नेवर एक्सीड 9 डिग्री अप एंड विल नेवर एक्सीड 9 डिग्री बिलो। ओके, 18 डिग्री की बेल्ट में ही इनको घूमना है। ओके, अब जोडिएक तो हमारा देखिए 18 डिग्री का है। इट इज सो बिग, इट इज सो बिग कि व्हेन नेटिव टेक द बर्थ, और हमको देखना है कि भाई जब नेटिव पैदा हुआ है, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैंने आपको पता होगा। एस्ट्रोलॉजी का मतलब साफ साफ ये है कि जब नेटिव जन्म लेता है, उस टाइम आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार उस आदमी के जीवन का सारा प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। उसके जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं वो उसी टाइम तय हो जाती हैं, जिस टाइम वो पैदा होता है। उस टाइम आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है। अब ठीक है, जो भी उसके प्रारब्ध है, मतलब जो उसके बैड कर्माज हैं, गुड कर्माज हैं, ऑफिस लास्ट लाइफ, ओके, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है एज ए ट्रायल बैलेंस। अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा, दिस इज इन गॉड्स हैंड कि कौन से जन्म के कौन से कर्मा का रिजल्ट उसको इस लाइफ में मिलेगा। ओके, पर आकाश में ग्रहों की स्थिति तो 360 डिग्री है। कैसे हमें पता करें कि भाई ये ग्रह वहां है, ये ग्रह वहां है? तो हमको एक उसको लॉजिकली डिवाइड करना पड़ेगा ना। सपोज मैं आप लोगों को फोन करूं और आप मेरे से पूछो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप बताइए। मैं बोलूं मैं धरती से बोल रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल मी अ फूल कि धरती से बोल रहा है। अरे धरती से कहाँ बोल रहे हो? इंडिया से बोल रहे हो, इंडिया से यूपी से बोल रहे हो, यूपी से नोएडा से बोल रहे हो। नोएडा का सेक्टर 50 बोल दूंगा तो आप सीधा सीधा यू कैन लोकेट। सेम वे जोडियक को भी ये पता लगाने के लिए पिक्टोरियली कि कौन सा ग्रह कौन सी जगह पर स्थित है, हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं जोडियक का। जैसे अर्थ को हमने कंट्री में, कॉन्टिनेंट में, कंट्री में, स्टेट में डिवाइड करते हैं, सेम वे वी डिवाइड द जोडियक इन डिफरेंट पार्ट्स। एक डिवीजन कहलाता है राशि। 12 साइन होते हैं। राशि का मतलब है 12, राशि का मतलब क्या है? जोडियक को हमने कितने हिस्से में बांटा? 12 हिस्सों में। ओके, और दूसरा हिस्सा कहलाता है जो 12 हिस्सों से भी छोटा होता है। एक जोडियक को हम 27 हिस्सों में भी बांटते हैं, जिसको कि नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र जो आप लोग सुनते हो ना, नक्षत्र नक्षत्र, इसके अंदर कोई सीधा साधा है, ये एक सिर्फ एक जोडियक का डिवीजन है। आप इसको समझिए। पहले पहले हम राशि की बात करते हैं। अब बताइए जोडियक का साइज कितना है? जोडियक 360 डिग्री। 360 है। ओके,
अब मैं इसको 12 भागों में बांटता हूँ, 12 इक्वल डिवीजन, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ ईच पार्ट? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 360 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यस और नो? यस सर तो जब मैंने जोडियक को 12 इक्वल हिस्सों में बांट दिया तो हर हिस्से को 30 डिग्री मिले। ओके, ये जो 12 हिस्से हुए इसी को राशि कहते हैं। ओके, तो जोडियक तो सर्कुलर है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, बट वी हैव टू फॉलो सम सिस्टम। तो जो 12 डिवीजन होते हैं उसमें सबसे पहला डिवीजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री कहते हैं। सपोज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 0 डिग्री, और पहला जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? मेष राशि। ओके, तो अब आप देखिए देखिए मैंने इसको एक हिस्से में डिवाइड करा, तो पहला पार्ट विल कॉल्ड एरीज, फिर दूसरा पार्ट, इस तरीके से मैंने इसको, अब ये कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देर आर 12 divisions ना। फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड एरीज, यस सर। सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड टॉरस, थर्ड इज कॉल्ड जेमिनाई। बिकॉज हमने डिवीजन तो कर दिए पर उसका नाम भी तो बताएंगे ना, जब भी तो हमें पता लगेगा कि कौन से डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने इंडिया के मान लो 28 डिवीजन करे हुए हैं, तो हमने नाम दिया है ना कि ये यूपी है, ये एमपी है या बॉम्बे है। तो सेम वे 12 डिवीजन्स को वी हैव गिवन नेम, और ये नेम दिए हैं उस पोर्शन के अंदर जो स्टार पड़ते हैं, तारे पड़ते हैं, उनकी एक खास शेप बनती है, उस शेप के आधार पे इनके नाम दिए गए हैं। तो पहला पहला डिवीजन विल कॉल्ड एरीज, देन टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ओके, हिंदी में बोलेंगे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ओके, ये 12 राशियां। इनका इनका क्या रहा साइज? देखिए 30 डिग्री का पहला पोर्शन है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का जोडियक को क्या नाम दिया हमने? टेल मी। एरीज या मेष राशि। और टॉरस का हिस्सा कहां से कहां तक है? 30 to 60। और ये कैंसर जेमिनी, मिथुन राशि कहां से कहां तक पड़ गई? 60 से 90। ओके, तो ऐसी कैंसर पड़ गया 90 से 120, 120 से 150 लियो, देन 150 से 180। तो अब हमको पता है ना कि जोडियक में कहां से लेके कहां तक पे क्या हिस्सा है। यू गेटिंग में? यस सर। अब आप मुझे बताइए, कोई भी बताइए मुझको, ज्योति आप बताइए कि जब Yes, कोई sir. नेटिव पैदा हुआ है उस टाइम उसका मार्स मैं कहता हूं कि 140 डिग्री पर है। आई से व्हेन द नेटिव टेक्स द बर्थ, हिज से एनी प्लैनेट जी सर। is on 140 डिग्री। तो जी सर। in which division it is Leo. falling? लियो। लियो ना, एकदम आपको यस पता लग सर, गया सिंह ना। राशि। यस सर। Yes, same way if his Saturn is falling at 260 degree, then what? Sagittarius. Then it is lying in Sagittarius. Sagittarius. So how Yes, sir. simple for us to now visualize कि कौन सा स्टार कहाँ पर है? Yes or no? Yes, अदरवाइज sir. अदरवाइज तो हमको पता ही नहीं पड़ता ना भैया कौन सा तारा कहाँ पर है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। यू गेटिंग मी? So this is the purpose. Everybody understood? Yes, sir. Sir. अब इसी को आप ऐसे देखिए, ये जो 12 राशियां हैं इनको सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मेष राशि। मेष का मतलब आप ये देख रहे हो ना, ये एनिमल, इसको रैम भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वी कॉल इट रैम। तो इस पोर्शन में जो तारे हैं ना फिक्स, उनकी जो पिक्टोरियल है वो ऐसी दिखाई देती है लेंस से। तो इसको हमने क्या नाम दिया उस शेप के आधार पे? व्हाट वी कॉल इट? मेष। मेष का मतलब है रैम। मेरे ख्याल से भेड़ होती है ना, भेड़ हिंदी में, है ना? Yes, sir. ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बहुत होती हैं, हल्का कालिया जी, है ना? Yes, sir.
काफी सॉलिड होती हैं। है ना विनय, तो आप तो समझ गए होंगे एकदम से। चलिए बिल्कुल सर। ठीक है विनय जी। अब दूसरा वाला जो वृषभ है, इसमें जो तारों की शक्ल बनती है वो एक वृषभ मतलब टॉरस, मतलब इसको बुल बुल कहते हैं मेरे ख्याल से। वृषभ वृषभ का मतलब है जो भगवान शिव की सवारी क्या है ना, वो है ये वृषभ। मिथुन के अंदर ये दो लगते हैं, कर्क राशि में एक केकड़े की शेप में दिखाई देते हैं, ये शेर की शेप में। तो पिक्टोरियली यू कैन सी the names and the sign and their symbol which is allotted. There is nothing magical, only based on the shapes of the stars seen from the earth they are named. हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत मतलब 2000 साल पहले उन्होंने वो सब देखा हुआ है जो आज से पता नहीं करोड़ों साल बाद होगा। ओके ठीक है। तो राशि वी हैव अंडरस्टूड। Yes, sir. अब इंग्लिश में भी कॉल देम एरिस से लेके पीसीज हमने जस्ट सीख लिया। हिंदी के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इनकी राशियों के नाम क्या है। पर आप ये देखिए जितने भी डिवीजन होंगे सब होंगे किसी ना, और ग्रह हमारे 9 है। तो हर डिवीजन को उसके गुण धर्म के आधार पर और प्लानेट के गुण धर्म के आधार पर लॉर्डशिप दी जाती है, स्वामित्व होता है। तो हर ऐसा नहीं है कि 12 डिवीजन करके छोड़ दिए, 12 डिवीजन को कौन सा प्लानेट रूल करता है वो भी बताया जाता है। तो हर राशि का कोई ना कोई प्लानेट होता है जिसको उस राशि का स्वामी कहते हैं, और वी कॉल की विच प्लानेट ओन्स देम और विच प्लानेट इज गिवन लॉर्डशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर साइन। तो 12 डिवीजन मतलब 12 राशियां, 9 प्लानेट। तो क्या मतलब हुआ कि कुछ प्लानेट्स को तो 2-2 राशियों की लॉर्डशिप मिली। राहु और केतु को किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं मिलती। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, बाकी के प्लानेट को 2-2 राशियों की ओनरशिप मिली हुई है। इसका भी लॉजिक है, नथिंग इज रैंडम। Yes, sir. नथिंग इज रैंडम कि भाई दिमाग में आ गया बना दिया, पर इसको हम इतना डिटेल में अभी पढ़ नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट डूइंग वैदिक। ओके, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड नथिंग इज की आइडिया केम आउट ऑफ ब्लू। ओके, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। तो एरीज का जो साइन है मेष और वृश्चिक स्कॉर्पियो, इसकी ओनरशिप दोनों की मार्स को मिल गई। ओके, यू गेटिंग मी? ये है ना, Yes, sir. ये मार्स हो गया, आप देखिए। और ये मार्स को 2 प्लैनेट की ओनरशिप मिल गई। और जो वीनस है, वीनस को आप ये देखिए, एक तो टॉरस की और ओनरशिप मिली हुई है, और किसकी मिली इसको? लिब्रा Libra की। to love. लिब्रा का हो गया ये। ओके, उसके बाद आप देखिए मरकरी को भी 2 राशि की मिल गई। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मरकरी। और इसका इधर वर्गो पे भी मरकरी आ गया। ओके, और फिर आप देखिए चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि की ओनरशिप मिली है, विच इज कैंसर। सूर्य Yes, को sir. एक ही राशि की Leo. लियो का स्वामित्व प्राप्त हो गया इसको, सन को। देन कम्स जुपिटर को आप देखोगे कि धनु राशि और मीन और राशि मीन का राशि। स्वामित्व प्राप्त है। Yes, ठीक sir. है, जैसे कि हर प्रांत का एक मुख्यमंत्री है ना। हमारे यूपी में योगी जी बैठ गए हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र में ठाकरे जी बैठ गए हैं। तो ये सबके डिवीजन के मुख्यमंत्री है और परमानेंट है, इनका इलेक्शन नहीं होता ठीक है। और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस के कौन हो गए? सैटर्न। ये हो गए सैटर्न। तो ये हमारी क्या हुई? हर राशि की ओनरशिप हो गई। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं कि राशि और राशि की लॉर्डशिप, इसमें वी हैव गॉट क्लैरिटी। एवरीबॉडी टेल मी।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो राशि का क्या मतलब हुआ? राशि बड़ा डिवीजन है 30 डिग्री का। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। अपने को गीता जी म्यूट कर लीजिए। देखिए जोडियक का साइज तो वही रहा 360। अब मैं जो है इसको 12 की जगह 27 इक्वल डिवीजन में बांट रहा हूं। तो 360 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू, सॉरी 27, इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना कितना आ गया? 3 डिग्री नहीं 13 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट 20 आता है। minutes. तो एक नक्षत्र का साइज कितना हो गया? 13 डिग्री 13 degree 20 minutes. 13 डिग्री 20 मिनट्स। ओके, अब क्या होता है, एक चरण भी होता है, एक चरण, चरण भी कहते हैं इसको, पद भी कहते हैं। एक चरण पद ऑफ नक्षत्र, ये होता है। नक्षत्र का साइज कितना लिया हमने? 13 डिग्री 13 degree 20 minutes. 13 डिग्री 20 मिनट्स। इसको मैं 4 हिस्सों में बांट देता हूँ, तो ये आ जाता है मेरा 3 डिग्री 20 मिनट। इसको चरण का पद कहते हैं। आप सुनते होंगे ना कि ये पैदा हुआ है सोने के लोहे के पद से, चांदी के, है ना, वो एक अलग चीज है। पर ये 4 पद भी महत्वपूर्ण है। तो क्या डिवीजन हुए? जोडियक का डिवीजन करा 27 में तो नक्षत्र बन गए, और नक्षत्र का डिवीजन किया 4 में तो ये उन नक्षत्रों का पद बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैपिंग हम राशि की और नक्षत्र की कैसे करेंगे। ये प्योर वैदिक है, पर ओके, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए राशि, इतना पोर्शन तो हम समझ ही चुके हैं। नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस जोडियक इनटू 27 पार्ट। तो पहला पार्ट डिवीजन नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट का होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये पहला डिवीजन, देखिए पहली राशि तो 0 से शुरू हुई है, कहाँ पे खत्म हुई मुझे बताइए? 30 30 डिग्री degree. पे। और पहला नक्षत्र भी 0 से ही शुरू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो जोडियक का हमने ये लिया है ना, जोडियक 0 डिग्री। तो पहला नक्षत्र भी 0 पे शुरू हुआ और खत्म कितने पे हो गया? 13.20 13 डिग्री 20 अब ये बताइए दूसरा डिवीजन फिर कहाँ से शुरू होगा? Yes, sir. नक्षत्र का 13 degree 20 minutes. 13 degree 13-20 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा? 26 40 26 बहुत बहुत अच्छा बोला अपने भी नीतू जी। तो पहला नक्षत्र स्टार्ट हुआ 0 पे, खत्म हो गया 13-20 पे, और इस डिवीजन को मैंने नाम दिया अश्वनी नक्षत्र। दूसरा डिवीजन शुरू हुआ 13-20 पे, खत्म हो गया 26-40 पे। इस नक्षत्र को मैंने नाम दिया भरणी। और राशि थी 30 डिग्री की, तो इसके अंदर दोनों नक्षत्र तो एरीज राशि के अंदर ही समा गए, यस और नो? Yes, sir. कहना इसे कि मेष राशि के अंदर 2 नक्षत्र समा गए पूरे, अश्वनी और भरणी। जी सर। पर अभी भी कुछ जगह बची हुई है ना इसमें, मेष राशि में अभी भी कुछ जगह बची हुई है ना, क्योंकि मेष राशि तो 30 डिग्री की है, 2 नक्षत्र ले गए 26-40, तो कितनी जगह बची इसमें? 3 डिग्री 20 4 डिग्री के करीब। 30 में से 26-40 घटाऊंगा तो 3 डिग्री 20 मिनट बचा, ये सर नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा तीसरा नक्षत्र कहाँ से चालू होगा ये बताइए मुझे? एरिस में ही सर। एरीज में कितने Aries डिग्री, में कितने डिग्री? 26 degree 40 26 minutes. 40 से 26-40 से मिलेगा। पर इस Yes, sir. 30 डिग्री में कृतिका पूरा तो नहीं समा पाएगा, क्योंकि उसका साइज तो 13 डिग्री 20 मिनट है, यस और नो? Yes, sir. और अंतरिक्ष में दीवार तो लग नहीं रही कि भाई ये दीवार लग गई अब कोई नहीं आएगा इसमें, वो तो एक लॉजिकल डिवीजन है, एवरीबॉडी नो। ओके, तो क्या होगा, जो हमने चरण में डिवाइड किया है तीसरा नक्षत्र का एक चरण, क्योंकि
मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट बची है ना, तो तीसरे नक्षत्र का एक चरण आ जाएगा ना इसमें 3 डिग्री 20 मिनट, यस और नो। यस सर। Yes, sir. और फिर तीसरे नक्षत्र को मैंने नाम दे दिया कृतिका का, तो 3 डिग्री 20 मिनट तो चला गया उसका एरीज में। कितना हिस्सा बच गया अब कृतिका का? 10 डिग्री 10 degree. तो वो बचा हुआ हिस्सा फिर वो तो कंटिन्यूटी में रहेगा, तो वेयर इट विल फॉल? टॉरस। Taurus. Taurus. So now have you understood how this nakshatra and these rashis are mapped? You getting me? मतलब Yes, एक sir. एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, अब आप ये बताइए मुझे। 2.5. टू एंड क्वार्टर। 2 and plus 1/4. टू एंड क्वार्टर चौथाई Quarter. होता है ना नक्षत्र का, पद जिसको कहते हैं। Yes, sir. तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ओके, यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? यस सर। तो अब आप देखिए टॉरस के अंदर 30 डिग्री पे चलेगा कृतिका, पहले 10 डिग्री बचे थे वो जाएंगे, उसके बाद पूरा कृतिका के बाद वाला नक्षत्र आ जाएगा। तो इस तरीके से चलते हैं, बस अभी हमें इतना ही समझना है। 27 नक्षत्रों के भी नाम होते हैं। 27 नक्षत्रों के अंदर 27 नक्षत्र हो गए, 9 प्लानेट हैं। 27 को 9 से डिवाइड करो 3, तो 3 नक्षत्रों को एक एक प्लानेट की लॉर्डशिप मिली हुई है। राशियों में राहु केतु को किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं मिलती, परंतु नक्षत्रों में राहु और केतु को भी हम लॉर्डशिप देते हैं। ओके, तो 27 नक्षत्र है, वो मैं पढ़ देता हूँ सो दैट इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। सर एक्सक्यूज मी सर, ये वाले नोट्स हमें मिलेंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा हमें? दे दूंगा जी, दे दूंगा रितु जी, दे दूंगा। सर थैंक यू। देखिए 27 नक्षत्रों के या 27 डिवीजन के नाम है इन कंटिन्यूटी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पौष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अभी ऐसा रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। सर ये 10 नंबर से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं नक्षत्र नंबर? नहीं, 1 से शुरू हो रहे, 1 1 अश्वनी से है। 9 है ना, 9 के बाद 10 ऊपर लिख दिया ओके मैंने। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, 27 नक्षत्र लिख रहे हैं ना, तो यस आप इसको ऐसे समझ लिए, पहला नक्षत्र उसमें 9 जोड़ दीजिए, 10वां 9 जोड़ दीजिए, 19वां। 1 10 19 कौन है? लेने आया देने आया? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अश्वनी, मघा और मूल का जो लॉर्ड है वो केतु है। भरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ का शुक्र होता है लॉर्ड। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ का सन है, मतलब ये इसके स्वामी है। रोहिणी, हस्ता और श्रावण का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा का मार्स है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा का राहु है। पुनर्वसु, विशाखा, भाद्रपद का जुपिटर है। पौष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद का सैटर्न है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का मरकरी है। ओके, कल चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था? रोहिणी में था। ठीक है, यहाँ पे था ये रोहिणी, रोहिणी है, जन्माष्टमी बनी, अष्टमी थी और ये वृषभ राशि में पड़ता है। ओके, अब हम साइन की और नक्षत्र की, अभी ज्योति ने तुरंत बता दिया था कि 140 डिग्री पे प्लानेट है, इस राशि में पड़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं, अब हमको राशि भी बतानी है और नक्षत्र भी। सेम क्वेश्चन है, मैं ये कहता हूं कि मार्स जो है 70 डिग्री, मार्स 65 डिग्री पर है। तो कौन मार्स जब वो नेटिव पैदा हुआ है उसका 65 डिग्री पर है,
तो कैन समवन टेल मी कि वो कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में है इस चार्ट को देख के? जेमिनी में सर। जेमिनी मृगशिरा। ब्रेक। जेमिनी में मृगशिरा में है, क्योंकि 65 का मतलब क्या है? 30 राशि तो निकल गई पहली, 30 डिग्री एरीज में, 30 डिग्री टॉरस की निकल गई, तो कितना डिग्री बचा? 5 डिग्री। इसका मतलब जेमिनी में वो 5 डिग्री चल चुका है। और जेमिनी में 0 डिग्री से 6 डिग्री तक कौन सा नक्षत्र चल रहा है? मृगशिरा। मृगशिरा। तो बिकॉज इट इज फॉलिंग इन दिस रेंज, सो आई वी विल से कि प्लैनेट यहाँ पर है। ठीक है, तो कितनी खूबसूरती से आपने बता दिया। और अगर मैं कहता हूँ कि वो 98 डिग्री पर है, तो 98 डिग्री पे जुपिटर है, तो कहाँ पर है? कौन से साइन में और कौन से नक्षत्र में? कैंसर में। कैंसर में पुष्य। कौन से नक्षत्र में? पुष्य। पुष्य। तो ये चीजें सब लोग समझ गए हैं? यस और नो बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. जो बिल्कुल नया है वो भी बताए। ये सीमा शर्मा जी। यस सर। सर आ गया समझ। सीमा समझ रहे हो ना? तो जी जी ये समझ आ बिल्कुल बिगिनर वाली चीजें बता रहा हूँ मैं, पर जो ट्रेंड है उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि वो इस तरह से ट्यूटोरियली उन्होंने देखा नहीं होता, तो दे आल्सो अप्रिशिएट। ओके, इसलिए मैंने क्या कहा कि सब लोग कर लीजिए। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, दशाओं का। आपने देखा होगा ना दशाज, आपको पता होगा, लोग कहते हैं भाई उसकी ये दशा चल रही है, उसकी ये अंतरदशा चल रही है, ये प्रतांतर चल रही है। वो क्या होता है? विश्वोत्तरी दशा। ये जो 9 ग्रह है, ये 9 के 9 ग्रह मनुष्य के जीवन को अलग अलग काल में प्रभावित करते हैं। उसके कर्माज के अनुसार उसका ऑर्डर आता है। 9 के 9 प्लान, मनुष्य की जो आयु मानी जाती है वो नॉर्मली 120 साल मानी जाती है। कलयुग में ये कम होती जा रही है। अभी फिर अभी आज के डेट में जो कुछ जापान में कुछ, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। मनुष्य का जीवन 120 साल माना जाता है नॉर्मली। अगर कोई भी आदमी अपनी पूरी लाइफ पूरा करता है तो वो 120 साल है। उसके अंदर जो 9 ग्रह है वो प्रभावित करते हैं उसके कर्मास को। जो उसके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उसके हिसाब से उसको इस लाइफ में दंड देना है, पनिश करना है, रिवार्ड देना है, राजयोग देना है, क्योंकि अच्छे बुरे हर तरह के कर्मास के होंगे। तो केतु लाइफ को 7 साल तक प्रभावित करता है, जिसको कि दशा कहते हैं। ये जो पीरियड है ये विषोत्तरी दशा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 48 तरीके की दशाएं होती हैं, विषोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, है ना। हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है। पाराशर जी के हिसाब से कलयुग के अंदर विषोत्तरी दशा चलेगी। ओके, साउथ में शायद कुछ लोग अष्टोत्तरी दशा भी यूज करते हैं, बट फॉर अस विषोत्तरी दशा इज बाय डिफॉल्ट। ओके, तो केतु विल रूल द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ द नेटिव फॉर 7 कंटिन्यूअस ईयर्स। वीनस 20 साल तक प्रभावित करता है लगातार। सूर्य 6 साल तक प्रभावित करेगा जीवन को लगातार। मून की दशा 10, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि मून की दशा में भी महादशा, इसके भी 5 लेवल होते हैं, महादशा, अंतरदशा, उसकी जानने की इतनी जरूरत नहीं है। महादशा, प्रत्यांतर, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा। ओके, फिर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो उतनी डिटेल में हमको
जाने की अभी जरूरत नहीं है। सूर्य जो है 6 साल, चंद्रमा 10 साल दशा होती है, मार्स की 7 साल दशा होती है, राहु की 18 साल, जुपिटर की 16 साल, सैटर्न की 19 साल, मरकरी की 17 साल, टोटल 120 साल हो गए। ये दशा का क्रम भी फिक्स है। केतु के बाद वीनस की दशा आएगी, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मरकरी के बाद फिर केतु, वीनस, सन। अब मान लो कोई 150 साल तक जी गया तो मरकरी के बाद फिर केतु, वीनस, उसी ऑर्डर में चल पड़ेगा। पर इसका क्रम भी निश्चित है, टाइम भी निश्चित है, पर इसकी शुरुआत डिपेंड करती है कि नेटिव जिस टाइम पैदा हुआ है उस टाइम पे चंद्रमा कौन से नक्षत्र में स्थित है। पैदा होते हुए चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, जीवन में उसकी दशाओं का क्रम उसी प्लैनेट से स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है। जैसे कल चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? सर चंद्रमा। चंद्रमा है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो दशा प्रारंभ हुई थी वो चंद्रमा की दशा से हुई थी। ओके, और चंद्रमा जब उनकी खत्म हुई होगी तो किसकी दशा प्रारंभ हो गई होगी? मार्स। मार्स की 7 साल चली होगी, फिर राहु की, जुपिटर की, सैटर्न की, फिर मरकरी की। ओके, अब कोई बताए, किसी को अपना याद है कि चंद्रमा जब पैदा हुए किस नक्षत्र में है? किसी को याद है? यस सर, सर मेरा उत्तरा भाद्रपद सैटर्न में अभी उसी की महादशा चल रही है। अभी तुम्हारी पहली दशा ही खत्म नहीं हुई? नो सर, अभी तो सर 19 इयर्स की होंगी तब खत्म होगी, अभी 17 की ही हूँ। तो जब आप पैदा हुए सैटर्न उसमें प्रवेश ही करा होगा, यस सर। इसलिए तुम्हें शनि पूरा भोगना पड़ रहा है। ओके, ये चीज हम लोग सब लोग समझ गए हैं। तो Yes, sir. आप लोग अपना अपना चंद्रमा देख लीजिए कि कौन से नक्षत्र में है। उस नक्षत्र का जो स्वामी है उस पीरियड से आपकी दशा शुरू हुई है। सबको क्लियर है ये? यस सर। करेक्ट। ज्योति जी आपका कहाँ पर था? सर उत्तराषाढ़ा मेरी सूर्य से शुरू हुई थी। हाँ, तो आप सूर्य से शुरू हुआ होगा आपका। सूर्य की दशा तो बहुत छोटी सी होती है। यस सर, अब मेरी राहु की चल रही है। ओह, राहु कौन से घर में बैठा है? सर 5वें घर में नचा रखा है पूरा। राहु तो भैया नचाने में उस्ताद है। राहु की दशा में ही लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो राहु की दशा वाले होंगे? राहु 8वें घर का लॉर्ड, ये सब ज्योतिष में लाते हैं। चलिए, अब हम क्या समझते हैं? जी सर। अब आप ये एक चीज देखिए कि जो नेटिव पैदा हुए हमने एस्ट्रोनॉमिकली समझ लिया आप लोगों ने, और बहुत ही अच्छा समझाया आप लोगों ने, बहुत जल्दी समझाए कि जब नेटिव पैदा होता है तो आकाश में ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब नेटिव पैदा हुआ है, आप जो है यूनिवर्स की फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आजकल की टर्मिनोलॉजी में बोलूं, ठीक है ज्योति? यूनिवर्स की आप क्या एक पिक्चर, एक ना उसकी पिक्चर ले लो जैसी नेटिव पैदा हुआ है, तो वो ग्रह की स्थिति हो गई। यस और नो? सारी जिंदगी सारी जिंदगी की स्क्रिप्ट उसी से बन गई उसकी। यस, ये है ना? तो पर उसको पढ़ना आसान नहीं है। इट नीड्स टू बी इलस्ट्रेटेड समवेयर इन पिक्टोरियल फॉर्म सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। इसको हम हेवनली डायग्राम भी कहते हैं। हेवनली डायग्राम इज नथिंग बट द this chart which you are showing on the screen right now. Okay, this chart is formed in different way in different region in the country or all around the world. Okay, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वालों का चार्ट देखा किसी लोगों ने, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का, उसमें वो नक्षत्र के हिसाब से बनाते हैं ग्लोब। वो काफी कुछ एस्ट्रोनॉमी से मिलता जुलता है उसकी शक्ल। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? पर हम जो नॉर्थ इंडिया में चार्ट बनाते हैं वो ये वाला होता है।
साउथ इंडिया में अलग तरीके का चार्ट बनता है। ओके, तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखिए ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने एस्ट्रोनॉमिकली चीज समझी है, हाउ इट इज कैप्चर्ड इन द चार्ट। कोई भी कुंडली लेता हूँ किसी की, या कोई पुराना खोल देता हूँ। चलिए विनय जी, आपकी कुंडली तो है ना इसमें? हाँ जी है। चलिए मैं एक कुंडली खोलता हूँ। विनय जी खोल सकता हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सर। देखिए ये कुंडली है। ओके, और ये कुंडली है, हमारे ग्रुप में है विनय जी, उन्होंने मुझे अलाउ कराया कि खोलने के लिए। तो ये मैंने उनकी शीट खोली है। तो जब ये विनय जी पैदा हुए थे, उस टाइम ग्रहों की स्थिति क्या थी? आकाश में एक स्थिति होगी, हर ग्रह कहीं ना कहीं बैठा होगा। ओके, अब हम उसको पढ़ें कैसे? उसके लिए क्या करते हैं, हम ये राशि चार्ट बनाते हैं। आप ये दिख रहे हो, मेरा कर्सर देख रहे हो राशि चार्ट पे? यस सर। ये जो राशि चार्ट है, ये इट इज ए हेवनली डायग्राम, यू कैन से। ओके, इट इज ए हेवनली डायग्राम व्हेन द नेटिव टेक्स द बर्थ, कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो इस चार्ट से मुझे क्या क्या पता लग जाएगा, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, इसको देखते ही मैं समझ जाऊंगा। तो देखिए, जब ये पैदा हुए थे उस टाइम सन कौन सी राशि में लिखा है? मेरा कर्सर देखिए आप। Sagittarius. आप ये Sagittarius। आप ये देखिए, Sagittarius। जब ये पैदा हुए थे, सन को देखिए, सन सर धनु राशि में। देखिए, सन धनु धनु राशि राशि में था ना, 21 डिग्री पर। यस सर। ओके, तो ये इस पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझिए, जब नेटिव पैदा होता है, ये इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको पता है, दिस इज नॉट ए एस्ट्रोलॉजी की जनरल क्लास, फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। जब नेटिव पैदा होता है, आपको पता है ना कि 12 राशियां होती हैं, जोडियक को 12 हिस्सों में डिवाइड किया था हमने अभी, यस एवरीबॉडी सर। अंडरस्टूड? और यस सर। वो 12 राशियां फिक्स होती हैं, ये भी पता है आपको? यस सर। मतलब वो घूमते नहीं है 12 राशियों के तारे, है ना? पर जो यस सर। धरती है वो तो घूमती रहती है ना, गोल अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है, 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, यस और नो? यस सर। तो जब धरती घूमती रहती है, तो अब अभी आपको आकाश में एक चीज दिख रही है, जब धरती घूम के, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है और मैं इंडिया में रह रहा हूँ, अमेरिका वालों को यूनिवर्स की एक राशि खास दिख रही होगी, और इंडिया वालों को उसके अपोजिट दिख रही होगी, यस और नो? यस सर। जैसे कि आप बताइए सीमा जी, आप बताइए, वहां पे पैदा हुए हैं इस टाइम, मान लो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इस टाइम मेष राशि दिख रही है, तो इंडिया में क्या चांसेस हैं कि क्या राशि दिख रही होगी? मेष की उल्टी दिख रही होगी ना। हाँ जी सर। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हो सकता है हमें तुला राशि दिख रही हो, समझ रहे हो? हाँ जी सर। क्योंकि धरती घूम रही है। तो जब धरती घूम रही है, तो जैसे आप कभी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है आपने?
हाँ जी सर। तो जब ये रेस्टोरेंट घूमता है ना, तो कभी आपको कनॉट प्लेस दिख रहा है, फिर घूमता रहा, फिर आपको प्रीतमपुरा दिखने लगा, है ना, वो घूमता रहा। तो जैसे धरती घूम रही है तो कोई ना कोई सी, है ना। तो सेम वे व्हेन विनयजी वाज बोर्न इन हिज नेटिव प्लेस इन गुजरात में कौन सी राशि दिख रही थी? इसको आप यहाँ से देख सकते हो। धनु। हाँ, बहुत अच्छा समझा। ठीक है, तो वो इसको कस्प कहते हैं ना, कस्प वन, मतलब कौन सी राशि? एक्वेरिस दिख रही थी, धनु नहीं दिख रही थी, एक्वेरिस। ओके, वो तो सन की पोजीशन है। तो जब ये पैदा ओके हुए सर। उस टाइम आकाश में कुंभ राशि दिख रही थी। कस्प वन मतलब कुंभ। कुंभ राशि। तो जब जातक पैदा होता है उस टाइम जो भी राशि उदित होती है उस राशि का नंबर पहले वाले खाने में लिखा रहता है। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हो ना, हेवनली चार्ट, इसके अंदर बॉक्सेस बनाए जाते हैं। और कितने बॉक्सेस हैं इसके अंदर? 12, 12। ओके, तो इसको मैं कहूंगा पहला बॉक्स। पहले बॉक्स में वो राशि का नंबर लिखोगे जो राशि उदित हो रही है। तो जब ये पैदा हुए कौन सी राशि उदित हो रही थी? कुंभ। तो मैं 11 नंबर यहाँ पे लिखूंगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरे घर में 12 लिखूंगा। और 12 के बाद राशि खत्म हो जाती है। देन आई विल टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस हेवनली डायग्राम, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, मैं राशि के नंबर डाल दिए। ओके, उसके बाद इसके अंदर प्लैनेट कैसे बिठाओगे? सूर्य किस में है? सैगिटेरियस में, यस और नो? तो यस सर। तो सूर्य को आपने सैगिटेरियस में बिठा दिया 9 नंबर में, ये बैठ गया। यस। यस सर। चंद्रमा कौन सी राशि में है? टॉरस। टॉरस कौन सी जगह? यहाँ पे तो 4 नंबर यहाँ लिखा है ना, यहाँ टॉरस पे बिठा दिया। सर सॉरी ये सॉरी तो। सॉरी, ये टॉरस पे बिठा दिया। यस सर। जैसे हाउस में अच्छा, बिल्कुल। मार्स कहाँ पे पड़ रहा है ज्योति जी? सर ये सिंह राशि में पड़ रहा है, 7th हाउस। तो हाँ, तो ये इसमें बिठा दिया। तो आप लोग समझ गए हमने कैसे बिठा दिए। तो इट इज सो यस सिंपल। सर। तो जी अब सर। आप ये बताइए, जी सर। D1 चार्ट देख के आपको हेवनली प्लैनेट की पोजीशन समझ में आ गई ना? यस सर। तो वाई बिल्कुल। दिस चार्ट इज यूज्ड? हैव यू अंडरस्टूड ऑल? अब एक चीज और समझ यस लीजिए। सर। यस एक, सर। ये तो हमें पता लग गया कि कौन से बॉक्स में कौन सी राशि है। अब ये जो 12 बॉक्सेस होते हैं इसको हिंदी में भाव या घर कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाउस कहते हैं। वाट एवर नंबर ऑफ राशि इज रिटन ओवर हेयर, दिस विल ऑलवेज बी रिमेन द हाउस नंबर 1। और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हाउस नंबर 1 कहलाएगा हमेशा। ये हाउस नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुंडली के अंदर 12 भाव या 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं। और जो लग्न होता है इसको लग्न कहते हैं, जो राशि उदित हो रही होती है। तो लग्न जो है नंबर 1 हाउस है, और बाकी 12 हाउस हो गए। ये 12 हाउस ही मनुष्य के जीवन की किसी ना किसी खास घटना के बारे में बताते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए इस कुंडली से हमें क्या क्या चीजें पता लगी। एक तो लग्न कौन सा उदित हो रहा था, मतलब राशि कौन सी उदित हो रही थी जब ये पैदा हुए। ग्रह कौन कौन सी राशियों में बैठे हुए थे, और साथ ही ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अब ये पहले घर में देखो, पहले इससे मुझे जुपिटर से क्या पता लग रहा है? जुपिटर का घर कौन सा है? सर 9 and 12। नहीं पहला नहीं नहीं, घर। मैं जहाँ मेरा कर्सर है। यस सर। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। नहीं, फर्स्ट हाउस। आप ये नहीं, सॉरी, आप ये बताइए जुपिटर कौन से घर में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस। और कौन सी राशि में बैठा हुआ है? कुंभ राशि। तो दोनों चीज पता लग गई हमें। जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा सीमा, आप बताओ, सन इसका कौन सी राशि में और कौन से घर में है? सर 11th हाउस में। हाँ, और सर ये धनु राशि में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू तो सर। इस चार्ट से आप लोग समझ गए ना। अब एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। इनके मरक्यूरी, केतु और सैटर्न व्हेन ही बॉर्न
was in which house? सर 12th हाउस 12th 12th house, house. And which 12th राशि? मकर राशि। मकर राशि। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो भाव है, ये वैदिक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार यूज होगी। चलो इससे पहले मैं भाव के बारे में बताता हूँ, उसके बाद यू विल अप्रिशिएट दिस चार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। हर भाव जिंदगी में होने वाली किसी खास खास घटनाओं को इंडिकेट करता है। इसको हम कहते हैं सिग्निफाई करना, और हिंदी में बोलते हैं कार्येश। हर घर किन्हीं खास घटनाओं के लिए का, कार्येश होता है, किसी खास घटनाओं का कार्येश होता है। ओके, तो जीवन में खास घटनाएं, भाई खास हो या बिल्कुल मामूली घटना हो, जीवन में कुछ भी घटित होगा। यहाँ तक कि उसकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे से लेके इसके नाखून कैसे होंगे और इसके बाल कैसे होंगे, इसको नींद आती होगी, सब कुछ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाएं 12 के 12 भाव के द्वारा सिग्निफाई होती है। तो कौन सा प्रश्न है, हमको ये देखना पड़ता है कि ये कौन से भाव से बताया जाएगा। तो पहला भाव है, ये बताता है जातक की हेल्थ कैसे रहेगी, आयु कितनी होगी, जनरल हेल्थ के बारे में बताता है, उसके लुक्स के बारे में बताता है, हेल्थ के बारे में बताता है, उसका इंक्लिनेशन कैसा रहेगा। ये सब चीजें पहला घर इंडिविजुअल खुद होता है स्वयं। उसकी लंबाई कितनी है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ठीक है, सब कुछ हमें पहले घर से पता लगेगा। उसका झुकाव किसकी तरफ है, ये सब पहले घर से। कितना परिश्रम वो कर सकता है, कितना भाग्यशाली है, सब पहले घर से। दूसरा घर बताता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वो कितना पैसा कमाएगा, खाने की उसकी हैबिट कैसी है, बोलने की उसकी क्षमता कैसी है, कैसा बोलता है, मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, गाली गलौज करके बोलता है ना, बोलता ही नहीं है, बहुत ही कम बोलता है, मनमोहन सिंह है या मोदी जी हैं, टनाटन बोलता है धारा प्रवाह। तो ये सब पता पड़ेगा दूसरे घर से। कितना रुपया है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना गोल्ड है, सिल्वर है, दूसरा घर। ओके, कुटुंब। तीसरा घर जो बताएगा, ये कम्युनिकेशन के बारे में बताता है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें, छोटे भाई बहन और शॉर्ट ट्रेवल। चौथा अगर बताता है माता के बारे में, प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के और व्हीकल के बारे में। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें कोई ये पढ़ना नहीं है, हमें तो शादी से मतलब रहेगा। पांचवा घर संतान का, स्पेकुलेशन, रोमांस, लव मैरिज। पांचवा घर हमें शादी में यूज करेंगे क्योंकि इट इज रिलेटेड टू रोमांस एंड अफेयर्स और आकर्षण, है ना, ये पांचवे घर से आता है। छठा घर भी बहुत शादी में हम लोग यूज करेंगे। ये घर कहलाता है डिजीज का और डेब्ट का, लिटिगेशन का और मैटरनल साइड का। सातवां घर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले 9 दिन तक, अगले जितना भी हमारा वर्कशॉप बचा है। सातवां घर शादी का होता है, मैरिटल लाइफ का होता है, मैरिटल लाइफ के प्लेजर का है, सेक्सुअल प्लेजर का है, डाइवोर्स का है, सब कुछ मैरिज से संबंधित कुछ भी हो, कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरी शादी होगी तो वो सुख में रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा पति मेरा पति देखने में कैसा होगा, मेरा पति कौन सी डायरेक्शन से आएगा, मेरा पति बिजनेस करेगा, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी देखना हो, अपना या पति का, किसी का भी, तो पहले और सातवें घर से मिला के देखा जाता है। स्पाउस के बारे में कुछ भी पूछना है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पाउस आई विल गेट, वाइफ और हस्बैंड, इज सीन फ्रॉम हाउस नंबर 7। और मैरिटल लाइफ भी पूरी सातवें घर से देखते हैं। आठवां घर भी शादी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि
स्पेशली फॉर फीमेल 8वां घर बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मांगलिक। देखिए दूसरा घर कुटुंब का होता है। कुटुंब का मतलब नेटिव की फैमिली। हर रिश्ते के लिए अलग अलग घर होता है, पर एक कुटुंब का घर होता है कंबाइंड। उसका कुटुंब कैसा है, भाई बहन, है ना, मौसा मौसी, चाचा चाची, ये जो उनका एक कुटुंब जिसको कहते हैं पारिवारिक। इंडिया में आप समझते हो ना, जिसको हम कहते हैं जी कंबाइंड फैमिली है, बहन भाई भाभी सब यहाँ रह रहे हैं। ओके। तो दूसरा घर, 8वां घर जो है 7वें घर से दूसरा है, तो ये स्पाउस का कुटुंब हो जाता है। दूसरा घर स्वयं का कुटुंब, 8वां घर स्पाउस का कुटुंब मतलब ससुराल। इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि शादियों के द द ब्राइड गोज टू द ग्रूम्स हाउस, है ना, तो पति का घर उसका घर हो जाता है। तो हाउ द ससुराल पीपल विल एक्सेप्ट हर, ओके, हाउ शी विल एडजस्ट हर, कैसा उसको वहां पे व्यवहार मिलेगा, तो ये सब 8वें घर से पता लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। 9वां घर जो है फादर और हायर एजुकेशन का। 10वां घर प्रोफेशन के बारे में। 11वां दिखाता है फुल, कोई भी इच्छा की पूर्ति होनी है, कोई भी लाभ है, कोई भी पुनर्मिलन जिसको कहते हैं रीयूनियन। 11वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। एक तो ये सोसाइटी और फ्रेंडशिप दिखाता है, लॉट्स ऑफ फ्रेंड, मिंगल विद द फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ मैनी सोसाइटीज, ये सब 11वें घर से होता है। इच्छाओं की पूर्ति। ओके। और और ये लाभ का घर है। और पुनर्मिलन मतलब दोबारा मिलन, सेपरेशन हो गया है तो वो पुनर्मिलन कब होगा, वो भी 11वें घर से। और ये लाभ का, कुंडली का लाभ स्थान है। और 12वां घर कुंडली का लॉस है, हानि है। हानि जो है, व्यय, हानि, लॉस इज सीन फ्रॉम 12वां घर, लाभ फायदा इज सीन फ्रॉम 11वां घर। तो लाभ और हानि के लिए 11 और 12 घर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। तो एक्सपेंडिचर है, फॉरेन विजिट है, फॉरेन सेटलमेंट है, जेल है, हॉस्पिटल है, ये सब कुछ 12 से आता है। और मैरिज के एंगल से बात करूं तो ये शयन कक्ष सुख है, शयन सुख, बेडरूम प्लेजर, 12वां घर है। तो शादी के लिए अब देखोगे एक घर नहीं, बहुत सारे घर हैं। दूसरा घर भी चाहिए फैमिली कुटुंब के लिए, 5वां घर भी चाहिए अट्रैक्शन के लिए। भाई शादी के बाद भी तो अट्रैक्शन चाहिए, हस्बैंड वाइफ। तो 5वां घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी से पहले इट विल बी ट्रीटेड एज अफेयर, शादी के बाद इट विल बी ट्रीटेड एज अट्रैक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। चौथा घर आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट क्योंकि ये रिजेक्शन है। ओके। ये सब भी हम समझेंगे, चलिए। तो ये 12 घर के सिग्निफिकेशन हम समझ गए। यस सर। अब ये घर ना, कुछ घर जैसे छठा घर वैसे तो लिटी देता है, काफी अच्छी चीजें देता है। छठे घर के बिना कोई भी जातक अच्छी कमाई नहीं कर सकता, कंपटीशन में नहीं निकल सकता। पर छठा घर रोग रिपु और ऋण का होता है। ओके। रोग रिपु और ऋण मतलब रोग देता है, दुश्मन देता है, रिपु और ऋण मतलब कर्ज देता है। तो छठा घर अच्छा नहीं मानते। 8वां घर अचानक घटनाएं करता है, पर ये दुर्भाग्य का घर है, बाधाओं का घर है। तो 8वां घर भी इसलिए बदनाम हो चुका है। ऐसा है ना, बद 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 से बदनाम बुरा वाली बात है ना। तो ये बदनाम हो गए, जबकि ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण घर हैं। 12वां घर भी खराब मानते हैं, क्योंकि पहले विदेश यात्रा बहुत बुरी मानी जाती थी। पहले सोचते थे विदेश गया तो गया, फिर वापस नहीं आते थे लोग, क्योंकि ना हवाई जहाज थे ना जहाज थे। पानी के जहाज भी बन गए तो चले तो गए, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, डायरेक्शन की सेंस नहीं होती थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। तो पहले परदेश जाने का मतलब था दो कारण, कि एक तो गए पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, दूसरा कि वो माना जाता था एलियन कल्चर में चले गए, है ना, ऐसी कल्चर में चले गए। तो वहां पे पता नहीं समुंदर पार चले गए, तो वहां की जो कल्चर है, किसी से और से शादी हो गई, गोरे से शादी हो गई, मांस मदिरा खाना शुरू कर दिया,
तो वो भी अच्छा नहीं माना, तो 12 घर भी अच्छा नहीं है। तो इस आधार पे 12 घरों को का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण करा जाता है, वैदिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर दे कॉल्ड? ये आप 12 घर जो हो गए, आप ये शेडेड एरिया देख रहे हो, बीच वाला एरिया 4 घर डार्क है, जिसपे यस सर। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। कैन यू सी? आई हैव शेडेड इट डार्कर। ये चारों घर केंद्र स्थान कहलाते हैं। 1, 4, 7, 10 कुंडली के सबसे शुभ स्थानों में से एक है। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, केंद्र। हाउस नंबर 1, 4, 7 एंड 10 केंद्र स्थान कुंडली के बहुत शुभ कहलाते हैं। स्पेशली पहला घर जो कि लग्न है, और इस घर का जो भी स्वामी, इस घर में जो राशि पड़ रही होगी, उस राशि का जो लॉर्ड होता है वो ही घर का लॉर्ड भी कहलाता है। तो इस हाउस का जो भी लॉर्ड होगा वो बहुत शुभ माना जाएगा। और 4, 7, 10 ये चारों घर केंद्र कहलाते हैं और बहुत शुभ कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे घर जो शुभ होते हैं 1, 5 और 9। तो ये एक घर, ये 5वां घर, देखिए, हाँ, ये 5वां घर और ये 9th हाउस। ओके, ये त्रिकोण कहलाते हैं। यू गेटिंग मी? देखिए, ये वाला घर, ये और ये, देखो ये त्रिकोण बन गया या नहीं बन गया? टेल मी। यस सर। पहला घर देखिए, 5वां घर देखिए और 9वां घर देखिए। इन तीनों के किनारे ये ट्रायंगल बन गए ना, तो ये 1, 5, 9 यानी कि त्रिकोण कहलाते हैं। ये भी बहुत शुभ कहलाते हैं। पहला, 5वां, 9वां घर बहुत शुभ कहलाता है। तो दो ग्रुप बहुत शुभ है। 1, 4, 7, 10 केंद्र और 1, 5, 9 त्रिकोण। अब आपने देखा पहला घर केंद्र में भी काउंट हो रहा है, पहला घर त्रिकोण में भी काउंट हो रहा है। तो इसकी शुभता तो कितनी मल्टीप्लाई हो गई? यस और नो? यस सर। क्योंकि भाई ये केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है। तो पहले घर की शुभता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। 5, 8, 11 ये पणफर कहलाते हैं। इसको आपको ज्यादा अभी देखने की जरूरत नहीं है, वैदिक में ज्यादा यूज होगा। 3, 6, 9 ये केडेंट कहलाते हैं। ये हम शादी में यूज करेंगे। इसको उपचय हाउस कहते हैं। 3, 6, 9 और 12 नहीं, ये केडेंट है, ये उपचय अलग है, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे शादी में। फिर हाउस ऑफ, ये इलनेस, मारक और बाधक हैं 2 और 7। इसको हम शादी में यूज करेंगे 1-2 बार, जिसपे हमें देखना है कि स्पाउस की आयु कितनी है, हेल्थ कैसी रहेगी। 3 और 8 लॉन्गेविटी के कहलाते हैं। और ये जी पे जो लिखा है ना उपचय हाउस, 3, 6, 10, 11 ये उपचय हाउस कहलाते हैं। उपचय इसलिए धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो 3, 6, 10, 11 का भी शादी के लिए एक क्या होता है, एक खास पर्पस होता है। अगर 7वां अगर 3, 6, 10, 11 से रिलेशनशिप बना रहा है तो वो वृद्धि कर रहा है। और 7वां घर जो है शादी के साथ साथ ये क्या है, सेक्सुअल प्लेजर भी होता है। तो ये उस प्लेजर के लिए लोगों की फ्रेंडशिप लोगों से कराना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, उनकी रिलेशनशिप बननी शुरू हो जाती है। तो फॉर दैट पर्पस दीज उपचय हाउसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर मैरिज। और ये जो त्रिक स्थान है 6, 8, 12 ये कुंडली के सबसे ज्यादा खराब हाउस माने जाते हैं। 6, 8, 12 आर ट्रीटेड एज बैड हाउस इन द कुंडली। इसको हम कहते हैं त्रिक स्थान। 1, 5, 9 को कहेंगे त्रिकोण, वेरी शुभ। और 6, 8, 12 को कहेंगे त्रिक स्थान, अशुभ। 6, 8, 12 की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी शादी में। उपचय 3, 6, 10, 11 की
एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। और इसके अलावा 1, 5, 9 और केंद्र तो है ही इंपॉर्टेंट। समझ गए सब लोग? तो हाउस की ग्रुपिंग आप लोगों को समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। कुछ चीजें और वैदिक की बड़ी यूनिक और स्पेसिफिक हैं, दैट आल्सो वी नीड टू नो। ये जो 9 प्लैनेट हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा अब समझेंगे। ये तो हमने समझ लिया सब। देखिए, जैसे कि हर आदमी का कुछ स्वभाव होता है। कुछ आदमी हो सकता है 2 इंजीनियर हो, एक आदमी इंजीनियर है, दूसरा भी इंजीनियर है। भाई बाई प्रोफेशन तो दोनों इंजीनियर हैं, पर उनके स्वभाव तो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। यस और नो? यस सर। हो सकता है एक इंजीनियर बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो और एक बहुत सज्जन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस और नो? यस सर। है तो दोनों इंजीनियर ही, दोनों पढ़ लिख के इंजीनियर तो बन गए, पर उन दोनों का अपना कुछ नैसर्गिक स्वभाव भी तो होगा। एक बहुत दुष्ट होगा, एक अच्छा हो सकता है। एक बहुत अच्छा गाने वाला होगा, एक को गाने के नाम पे अगर उसे बोल दिया गाना गाओ तो सारे लोग भाग जाएंगे, ऐसा भी होगा। ठीक है। एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, दूसरे की राइटिंग भी ऐसी होगी कि पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो ट्रेड्स हैं इसको हम कहते हैं उसकी नैसर्गिक या नेचुरल, नेचुरल उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर कह दो या नेचुरल उसकी एबिलिटीज। ओके। और उसकी प्रवृत्ति कैसी है, दुष्ट है या केयरिंग है। इसी तरीके से हर प्लैनेट को कुंडली के अंदर अलग अलग रोल मिलते हैं। कोई प्लैनेट शादी के लिए जिम्मेदार है, कोई एजुकेशन के लिए, कोई संतान के लिए, कोई प्रेम विवाह के लिए, कोई डाइवोर्स के लिए। पर हर प्लैनेट की एक नेचुरल सिग्निफिकेशंस होती हैं और उनका व्यवहार भी होता है। उसके आधार पर हम प्लैनेटों को भी बांटते हैं। तो जो प्लैनेट जुपिटर है, वीनस है और वैक्सिंग मून का मतलब है चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष के दौरान। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा की तरफ चलता है तो धीरे धीरे बढ़ता है हर दिन, और पूर्णमासी के बाद वो हर दिन घटता चला जाता है, अमावस्या पे गायब हो जाता है। ओके। तो जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है अष्टमी के बाद, अष्टमी से लेके पूर्णमासी का चंद्रमा बहुत शुभ होता है। ओके। और फिर जब वो घटना शुरू होता है तो शुरू के 8 दिन वो उसकी अशुभता जो है धीरे धीरे शुभता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष के थोड़ा कम शुभ हो जाएगा, द्वितीया को थोड़ा कम शुभ हो जाएगा, और बल्कि पंचमी के बाद उसकी शुभता में काफी कमी आ जाती है, और अष्टमी के बाद तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का कहलाने लगता है। तो बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर वीनस, इनको हम कहेंगे ये शुभ प्लैनेट हैं, बेनिफिक हैं। और बढ़ता हुआ चंद्रमा भी बेनिफिक है। मार्स जो है ये फायरी प्लैनेट है, सन को भी फायरी मानते हैं। ये जो है फायरी प्लैनेट है ना। और मेलेफिक जो अशुभ प्लैनेट है, सैटर्न स्वभाव से अशुभ माना जाता है, नैसर्गिक रूप से अशुभ है। राहु और केतु नैसर्गिक रूप से अशुभ प्लैनेट हैं। घटता हुआ चंद्रमा अशुभ है। मरकरी इज अ बच्चा, इट्स अ प्रिंस। ऐसा एक प्लानेटरी कैबिनेट होता है। प्लानेटरी कैबिनेट का मतलब है 9 के 9 प्लानेट को कोई ना कोई एक डेजिग्नेशन मिला हुआ है। तो राजा और रानी, सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, दे आर रॉयल कपल। ओके। मार्स उनका मंत्री है, फायरी। शुक्र और बृहस्पति उनके गुरु हैं। बृहस्पति भी गुरु है, देवताओं का गुरु है। शुक्र भी गुरु है, पर है वो असुरों का गुरु, पर गुरु तो है। और बुध जो है, बुध राजकुमार है, रॉयल कपिल का राजकुमार है, और एडोलस्केंट में है, मतलब
मैच्योर नहीं हुआ है, प्रिंस है, तो ये जिसके साथ होता है उसकी तरह प्रभावित हो जाता है। जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग के साथ बैठा है तो वैसा ही आचरण करने लगता है। ऐसे लोग के साथ बैठा है जो गलत हरकत कर रहे हैं, और जो अच्छे लोगों के साथ बैठेगा 10 साल का बच्चा तो अच्छे आचरण ग्रहण करेगा। उसी प्रकार बुध अगर दुष्ट ग्रह के प्रभाव में है तो दुष्ट मैलेफिक हो जाता है, और अच्छे ग्रह के प्रभाव में है तो बेनेफिक बन जाएगा। तो दिस वे वी क्लासिफाई द प्लैनेट। ये बहुत ज्यादा शादी में हम लोग यूज करेंगे कि शादी का जो लॉर्ड है, शादी का जो घर है, वो बेनेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है या मैलिफिक। नेटिव का चरित्र और उसके स्पाउस का चरित्र तो पूरा का पूरा इसी थ्योरी पर आधारित है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 7th का लॉर्ड और शादी से संबंधित जो नेचुरल सिग्निफिकेटर एक प्लैनेट वीनस है वो किन ग्रहों के प्रभाव में है, बेनिफिक के या मैलिफिक में। तो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द प्लैनेट्स विच आर बेनिफिक एंड विच आर मैलिफिक। उसके बाद ग्रहों की आपस में दुश्मनी और दोस्ती भी होती है। सबका अपना अपना नैसर्गिक स्वभाव है हर प्लैनेट का, और हर प्लैनेट का आपस में दुश्मनी और दोस्ती भी है। तो सूर्य के जो दोस्त है वो चंद्रमा है, वो तो उसकी पत्नी है, और मार्स उसका सेनापति है, और जुपिटर गुरु है। तो सूर्य के ये तीनों क्या कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड है। जबकि सूर्य का वीनस क्या हुआ, शत्रु। क्यों शत्रु है वीनस सन का, बताइए। एक देवताओं का गुरु है और एक दानवों वीनस का। वीनस असुरों से संबंध बनाया था, असुरों का गुरु है। सन के साथ उसकी एनिमिटी है। और सैटर्न भी देखिए एस्ट्रोलॉजिकली वी सेइंग कि मरकुरी सन प्रिंस है डेजिनेशन वाइज, पर सैटर्न को माइथोलॉजी में सूर्य पुत्र है, सूर्य पुत्र है। सूर्य का पुत्र होते हुए भी ये घोर दुश्मन, घोर शत्रु है सन का। सन एंड सैटर्न आर जस्ट द ऑपोजिट। सूर्य अगर राजा है तो सैटर्न सेवक है, सैटर्न दास है। ओके, प्लानेटरी कॉम्बिनेशन उसमें मैंने बताया नहीं, कैबिनेट के अंदर सैटर्न को दास की भूमिका है। ओके, मरकरी न्यूट्रल है, ये बच्चा है किसी ने भड़का दिया पिताजी के खिलाफ, है ना, तो ये न्यूट्रल है मरकरी। मरकरी का नहीं पता दोस्त है दुश्मन है, इट इज न्यूट्रल। चंद्रमा, चंद्रमा का सन तो पति है, और मरकरी तो देखिए मून को तो रानी है, रानी का पुत्र है, तो वो तो हमेशा प्रिय होगा ही। ओके, पर मरकरी, आप मरकरी देखोगे ना, मरकरी मून से एनेमिटी रखता है, ये आगे देखेंगे। तो मून का पता लगा आपको, मार्स का सन मून जुपिटर इसके मित्र हैं, मरकरी दुश्मन है। बस आपको क्या है, फ्रेंड और एनिमी याद रखने हैं। मरकरी जो प्रिंस है, अब देखिए मरकरी ने वीनस से मित्रता कर रखी है, ठीक है, और सन से, और वीनस से मित्रता है तो अपनी माँ से इसकी एनिमिटी है। तो वन साइडेड है। मून का जो है ये मित्र है। हेलो अंजू, मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, कर लेना आप, है ना, 15 मिनट बाद। हाँ, देखिए मरकुरी ने क्या है, अपनी माता चंद्रमा से एनिमिटी पाली हुई है, पर सन और वीनस से मित्रता है। जुपिटर सन मून मार्स, देखिए इसको याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। सन मून मार्स ये तो कैबिनेट है, देखो सन राजा हो गया, मून पत्नी हो गई, मार्स सेनापति है, जुपिटर, जुपिटर कौन है, गुरु। गुरु। तो ये तो चारों एक ही हैं, तो ये चारों एक दूसरे के मित्र हैं। सन मून मार्स जुपिटर तो हमेशा याद रखिए एक दूसरे के मित्र हैं, कोई सा भी आ रहा हूँ, ठीक है। और सन का सैटर्न आपको हमेशा याद रहेगा दुश्मन है, तो सैटर्न का सन दुश्मन है। मून और मरकुरी आपको किस लिए याद रहेगा,
कि बून जो है मरकरी अपने पुत्र के प्रति उसकी दोस्ती है, पर पुत्र की माँ के प्रति एनिमिटी है। जुपिटर का तो फ्रेंड वही हो गया जो आपको बताएं, ये चारों तो आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं, पर जुपिटर का भी मरकरी शत्रु है, और जुपिटर का वीनस तो कट्टर शत्रु हो गया। दोनों एक एक गुरु, एक देवताओं के गुरु हैं, एक असुरों के गुरु हैं। वीनस वीनस के जो मित्र हैं वो मरकरी और सैटर्न है। देखिए ये हमको याद रखना है, शादी के लिए वीनस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली का मैं कहूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शादी को बिगाड़ना, शादी को संवारना, और ये विकृति देना, चारित्रिक, गे बनाना, लेस्बियन बनाना, मल्टीपल पार्टनर बनाना, सब कुछ शुक्र करता है। ओके, तो शुक्र का रोल तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसको तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए कि इसका जो मित्र है वो मरकरी और सैटर्न है। सन और मून इसके शत्रु हैं। मतलब वीनस अगर सन और मून के प्रभाव में आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, वीनस पीड़ित है। यस और नो? यस सर। भाई आपको Yes, मैं आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ दूं तो यू विल फील, आप पीड़ित हो गए या मुस्कुराओगे, ये बताइए। पीड़ित हो गए सर। आपको दो दुश्मनों के बीच में बिठा दूं, है ना, और एक बकरी है, बकरी को पेड़ से बांध दो, सामने शेर बंधा हुआ शेर हो, कहीं पे आपने शेर को बांधा हुआ है और बकरी को खड़ा कर दो। तो एक्सपेरिमेंट करा गया था, रोज बकरी को खाना खिलाते थे, पर जब भी वो कमजोर होती चली गई जबकि शेर बंधा हुआ था। ये सुनो, ये वो करा गया था जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल। शेर सामने बांध दिया, बकरी को रोज हरा चारा बढ़िया खिलाते थे, और एक दूसरी बकरी थी, वो अपना अच्छे एनवायरनमेंट में थी, रोज उसको भी वही खाना मिलता था। जिसके सामने शेर नहीं आता था वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती गई हेल्थ की, और जिसके सामने शेर बंधा रहता था वो सूख सूख के काटा हो गई ठीक है। तो क्या है, वीनस के ये शत्रु हैं सन और मून, ये पीड़ित माने जाएंगे। और सैटर्न के मित्र हैं मरकरी और वीनस, और शत्रु हो गए इसके सन मून मार्स। ओके, दीज ऑल यू नीड टू रिमेम्बर। एक दिन में याद नहीं होता है, बट मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसे पढ़ के आप you make it a habit to read it again and again and again, then it will get printed in your mind. एक चीज और याद रखनी है। इसमें क्या बोल रहे हो? राहु केतु राहु केतु तो जिस राशि में बैठते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। उनकी दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है, पर वो दुश्मन माने जाते हैं, पर उनकी आपस में दुश्मनी नहीं है। ओके, राहु और केतु को हम मानते हैं मैलेफिक प्लैनेट, पर उनकी दोस्ती दुश्मनी नहीं रहती, क्योंकि वो प्लैनेट नहीं है, वो छाया ग्रह है। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक में, जो भी ग्रह होते हैं ये किसी खास राशि पे अपना बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं, और कहीं पे ये अपना प्रभाव नहीं दे पाते, या अपने व्यवहार जो इनका नेचुरल टैलेंट है उसका उल्टा देते हैं। ओके, और कुछ हाउसेज राशियां ऐसी हैं जहां पर ये अच्छा रिजल्ट तो देते हैं पर उतना नहीं जीते जितने, जहां पर इसको कहते हैं एग्जॉल्टेड। ओके, जैसे सूर्य अगर किसी का मेष राशि में पड़ रहा है, राशि कितने डिग्री की होती है? 30. तो मेष राशि में अगर 10 डिग्री के अंदर है तो वो उच्च का कहलाएगा। ओके, और 10 डिग्री पे तो उच्चतम हो जाएगा। तो एष राशि के अंदर किसी का सूर्य 10 डिग्री के अंदर बैठा है तो वो उच्च का हो गया। तो सूरज का जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है कि मान सम्मान, राजाओं से संपर्क, ओके, समाज में प्रतिष्ठा, वो चरम पर होगी अगर किसी का एग्जॉल्टेड है। इसको हम कहते हैं उच्च का सूर्य। सुना होगा आप लोगों ने, टर्मिनोलॉजी तो सुनी होगी सब लोगों ने। ठीक है। Yes, sir. और जिस राशि में वो उच्च का होता है उसके सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाता है, 180 डिग्री सामने।
तो एरीज के 180 डिग्री सामने कौन सी राशि पड़ी? लिब्रा। लिब्रा। मेष के सामने तुला हो गई ना। तुला। तो तुला के अंदर सूर्य को हम कहेंगे नीच का है। ये वो वाला नीच नहीं है जिसको हम कहते हैं बहुत नीच प्रवृत्ति का है। नीच का मतलब क्या है? कमीना टाइप का समझोगे ना, हम कहेंगे वो बहुत नीच है, तो आप क्या समझोगे उसको? जनरल वोकेबुलरी में क्या बोलते हो उसको? नीच का मतलब कमीना टाइप मानते हैं ना। इसमें वो नहीं है, इसमें एग्जॉल्टेड का मतलब है अपने रिजल्ट उच्च के देगा, मतलब पूर्ण रूप से देगा। और नीच का मतलब है मतलब कम देगा या बिल्कुल नहीं देगा या माइनस में हो जाएंगे। तो जैसे सूर्य अगर उच्च का है तो मान सम्मान देगा, और नीच का है तो क्या हो गया? मान सम्मान का उल्टा क्या हो गया? अपमानित करेगा। बदनाम, बदनाम हो गया। देखो जो ठीक जो है। आदमी, आप एक बात बताइए, जब बदनाम होते हैं जब भी नाम होता है या नहीं होता है ना? होता है यस नाम तो। कहते हैं ना, कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, आजकल आपको पता है ये। और राइट। आजकल तो लोग पैसा कमाने के लिए दे आर डेस्परेट टू मेक नेम। तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे उल्टी सीधी, आजकल आपको पता है, किसी को गाली दे दी कुछ, जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट। उल्टे सीधे धंधे भी करते हैं ना आजकल, तो लोग बदनाम होके भी पैसा कमा रहे हैं ना लोग। तो अब ये उसकी इच्छा शक्ति पे है कि वो किस तरीके से उसे अपना नाम कमाना है। पर हम क्या समझेंगे, एरीज में सूर्य अपने रिजल्ट पूरी तरह से देगा 100%, और लिब्रा में रहेगा अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा, कमी आ जाएगी उसमें। और ये एक साइन आता है मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण भी इसकी राशि जो है बहुत प्रभावशाली बनती है, इसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छे देता है प्लैनेट, पर एग्जॉल्टेड से थोड़े कम। तो आप ये मान के चलिए, एग्जॉल्टेड में है तो 100% रिजल्ट देगा, मूल त्रिकोण में है तो 75%, डेविलेशन में है तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। चंद्रमा टॉरस राशि में उच्च का होता है। तो कल कौन सी राशि में था चंद्रमा? टॉरस। तो भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमा उच्च का हो गया या नहीं हो गया? यस सर। ठीक है। और स्कॉर्पियो में ये डेबिलेटेड होता है। ठीक है, यू गेटिंग मी? टॉरस में मूल त्रिकोण का होता है। टॉरस का 180 डिग्री हो गया स्कॉर्पियो। मंगल मंगल मकर राशि में उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, और कर्क राशि में नीच का हो जाता है, मतलब डेबिलिटेटेड। मूल त्रिकोण का एरीज में होता है। मरकरी वर्गो में उच्च का होता है, मीन में नीच का हो जाता है। जुपिटर कैंसर में उच्च का होता है तो कैप्रिकॉर्न में नीच का हो जाता है। वीनस मीन राशि में उच्च है, वर्गो में नीच है। और सैटर्न सन का उल्टा है, तो लिब्रा में उच्च है और एरीज में नीच है। ओके, देखिए आप ऐसे पेयर बना सकते हो, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए सन 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 और सैटर्न देख रहे हो आप? यस सर। सन एरीज में उच्च का है, लिब्रा में नीच का है। और यस सैटर्न सर। उल्टा हो गया, सैटर्न लिब्रा में उच्च का हो गया और एरीज में नीच का। तो इसको याद करना कितना आसान हो गया, यस और नो? यस। यस सर। और अब आप ये देखिए, अब आप देखिए मंगल और जुपिटर। मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च का है, मतलब मकर में उच्च का है, कर्क में नीच का है। और जुपिटर कर्क में उच्च का है और मकर में नीच का है। तो आपने मंगल को याद कर लिया तो जुपिटर याद हो जाएगा आपको। यस सर। और ये जो मरकुरी और वीनस एक साथ हैं, ये मरकुरी और वीनस, मरकुरी वर्गों में उच्च का है, पीस में नीच का है। और वीनस पीसीज में उच्च का है, वर्गों में नीच का है। तो यू हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ इजी इट इज? यस सर। और सूर्य और चंद्रमा को आप ऐसे याद रखिए, बताइए बस, चंद्रमा जो है टॉरस में उच्च का होता है। ओके, तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? दीज आर वेरी यस इंपॉर्टेंट सर। कॉन्सेप्ट, ये शादी में बहुत यूज होंगी, इसलिए मैं आपको समझाया ये। अच्छा, एक चीज और है आस्पेक्ट की।
कोई भी ग्रह अपने घर से जहां बैठता है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और जब दृष्टि संबंध बनता है तो उनकी उस घर को वो प्रभावित करते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं। देखो आप छत पे खड़े हो और अपने दोस्त को देख रहे हो तो आपकी एक फील गुड फैक्टर आएगा, यस और नो? यस सर। और हो सकता है कुछ कम्युनिकेट हो जाए, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो, यस और नो? जी सर। यस। पर आप ऊपर खड़े हो छत पे और कोई दुश्मन आ जाए तो क्या आप उसका बैंड बजाओगे, यस और नो? तो यस हर ग्रह को किसी घर को देखता है। तो इसके अंदर आप क्या देखिए, आप इसको कोई भी घर अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसको हम कैसे समझें? देखिए जुपिटर कौन से घर में बैठा है? फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस से 7वें घर को देखेगा तो इस घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो हर घर 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यस और नो? यस सर। पर जुपिटर को स्पेशल दृष्टि प्राप्त है, ये 5वें और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इनकी कुंडली में जुपिटर 5वें घर को देखेगा, तो इनकी कुंडली में ये इसको भी देख रहा है ना पूर्ण दृष्टि से, इस वाले घर को। बताइए सब लोग। यस सर। और मैंने बताया ये 9वें घर को भी देखेगा ना पूर्ण दृष्टि से। 9th हाउस। यस सर। तो इनकी कुंडली में ये कौन कौन से घर को देख रहा है, सब लोग समझ गए? 5th 7th 9th। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सीमा जी हैव यू अंडरस्टूड? हाँ जी सर। इसके अलावा एक ग्रह और है मंगल। मंगल सातवें घर को तो सभी देखेंगे, पर मंगल 7वें के साथ चौथे और 8वें घर पे भी देखता है। तो इनका मंगल कहाँ बैठा है? 7th। देखिए इनका मंगल बैठा है 7th। 7th हाउस में, तो ये लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यस और नो? यस सर। और ये यहाँ से फिर चौथे घर को देखेगा, तो यहाँ से चौथा घर कौन सा हुआ? 1 2 3 4, तो 10th को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और ये अपन जहां पर बैठा है वहां से 8वें घर को भी देखेगा। तो यहाँ पे मैं second house। करूंगा तो 1 Second 2 house। 3 4 5 6 7 8, तो इनका मंगल इतने इतने घरों को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ओके। और एक प्लैनेट और है जिसको जिसको कि ये प्राप्त है स्पेशल दृष्टि, वो है सैटर्न। तो सैटर्न इनका बैठा हुआ है 12वें घर में, तो छठे घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। साथ ही ये तीसरे और 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ से तीसरा घर ये हो गया ना, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। और क्या हो गया 10वां घर, क्या कौन सा हो गया इनका? ये 9th हाउस। 9th हाउस। ओके। तो इनका शनि तीसरे 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? यस। तो ये ही सारी टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करेंगे शादी में, और वैदिक में ये ही सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करती है जो मैंने आपको एक चीज बताई है कॉम्प्लीमेंट्री। ये अदरवाइज मैं वैदिक के लंबे कोर्स में कराता हूँ, पर कुछ लोग ऐसे ज्वाइन कर गए हैं मैरिज में जिनकी एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको बेनिफिट हो गया, और दूसरे लोगों को ये बेनिफिट हो गया कि उनका भी पूरी चीज मैंने समराइज करके बताई है। यस तो सर। सब लोग इसमें लाभान्वित हुए या नहीं हुए? यस यस सर। सर। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा आप ये समझ लिए एस्पेक्ट हम लोग समझ गए। ओके, एंड वी हैव अंडरस्टूड उच्च राशि नीच राशि, ग्रहों की दुश्मनी दोस्ती हमने समझ ली, कौन सा ग्रह बेनिफिट मैलेफिक हमने समझा है, 12 घर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो फोकस रहेगा वो कौन से घर पे रहेगा? 7वें घर पे। शादी में हम लोग ये वाला घर बार बार देखेंगे, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। 8 ये घर हम बार बार देखेंगे शादी में, ये घर भी देखेंगे बार बार। और हम लोग महिलाओं की कुंडली में ये बहुत ही जरूरी है, पुरुषों के में भी जरूरी है जो, पर महिलाओं में विशेष रूप से।
चौथा घर भी बहुत जरूरी हो जाता है शादी में, इसका भी मैं बताऊंगा। दूसरा घर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 12वां भी होता है, 11वां भी होता है। ओके, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। और स्पाउस प्रोफेशनल है तो ये एजुकेशन है, तो सारे घर शादी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आज के बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल। सर जो आपने एस्पेक्ट्स बताए थे उसमें सारे प्लैनेट्स जो एस्पेक्ट करते हैं वो अच्छे हैं, मतलब दृष्टि अच्छी है? नहीं नहीं नहीं, क्यों अच्छे है? प्लानेट के हिसाब अरे से ना। अरे मेरे भाई, आप बताओ, आप सबकी दोस्त हो, किसी की तो दुश्मन भी होंगी या नहीं? है? Yes, तो sir. सबको एक निगाह से देखती हो क्या, ये बताओ? नहीं ठीक है, तो ऐसे ही प्लानेट है जो, तो सर किसकी सुनिए अच्छी है? सुनिए, जो नैसर्गिक प्लानेट जो अच्छे हैं वो जहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं वो उसपे शुभता देंगे। और जो मैलेफिक प्लानेट है दुष्प्रवृत्ति का, देखिए दुष्प्रवृत्ति का इंसान जहां भी नजर डालेगा वो तो उसे तो परेशान, दुष्ट आदमी को तो परेशान करने में मजा आता है, ये सुन लो। यस सर, तभी तो वो दुष्ट कहलाता है, नहीं तो वो दुष्ट क्यों कहलाएगा? यस सर। तो जो मैलेफिक प्लानेट की दृष्टि जहां पड़ती है उस घर को वो नुकसान पहुंचाते हैं, और जो मैलेफिक प्लानेट दृष्टि डालेंगे वो शुभ डालते हैं। ओके, तो किसी की ग्रह, अब जैसे इनकी कुंडली देखी थी आपने, अभी हमने देखी थी ना विनय जी की कुंडली। अब जुपिटर की दृष्टि है 5 और 9 जुपिटर पे। जुपिटर देखिए इनका केंद्र में बैठा हुआ है, और केंद्र में बैठ के ये 5 और 9 को देख रहा है। यस सर, ऐसे इंसान, जुपिटर तो बहुत शुभ ग्रह है ना, यस सर। ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, गलत काम ना करने वाले, है ना, गॉड फियरिंग, है ना, और जिसको आप अच्छा इंसान कहते होंगे, है ना, वो इनको बहुत से मौके मिलेंगे गलत काम करने के, तो ये उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जिसकी, देखिए 5 बार नवग्रह त्रिकोण है, ये सुनो। यस सर। और पहला घर केंद्र है, 5वां घर संतान का और पूर्व पुण्य का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। ओके, जुपिटर की दृष्टि पूर्व पुण्य संतान के घर पे पड़ रही है, 9वां घर मतलब स्पिरिचुअलिटी पे और भाग्य स्थान पे पड़ रही है। और पहले घर में जुपिटर है, जुपिटर गलत कार्य से रोकता है, तो ये गलत कार्य अपने जीवन में करेंगे नहीं। ओके, और जो अगर सैटर्न होता तो चीजें कुछ अलग हो सकती थी। यू गेटिंग मी? तो विनय जी जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। आप बाय नेचर गलत गलत काम से बचना ही चाहेंगे या नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ? ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा जुपिटर गलत कार्य करने से रोकेगा, कभी भी गलत कार्य आप करोगे नहीं, हमेशा ही रोकेगा बैकग्राउंड से आपको। और करेक्ट। और बहुत स्पिरिचुअल और लोगों का भला करने में आपका विश्वास होगा, ना कि उनको बिल्कुल सर। परेशान या पीड़ित करने में। ओके, तो ये हमने समझा सब, ठीक है ऋतु जी? अब ऋतु जी समझ गए सब आप लोग? जी सर। सर एक इस पे क्वेश्चन था कि हाँ जैसे अगर वो मेलिफिक है, सॉरी, हाँ मेलिफिक है और उसका फ्रेंड बैठा है सामने, तो भी वो उसको हानि पहुंचाएगा दृष्टि से, या मतलब फ्रेंड है तो बचा लेगा? नहीं नहीं नहीं, भाव की बात अरे कर रहे हैं ना। भैया सुनो, अगर वो मैलेफिक प्लानेट तो जिस पे भी नजर डालेगा नुकसान ही पहुंचाएगा, वो तो दोस्त को भी नुकसान करेगा, दुश्मन को भी, दोनों को नुकसान पहुंचाएगा ना वो तो। हाँ वो सर, तो वही तभी तो वही कंफर्म मैलेफिक है, करना था कि वो दोस्त है तो मैलेफिक है। भी उसको नुकसान ही पहुंचाएगा ना? अरे दोस्त की तो और गर्दन काटेगा वो, अच्छा सर। दोस्त की गर्दन तो और भी ज्यादा काटेगा दुश्मन, है ना। तो सर जब भी तो मैलेफिक है, जब जो मंगल राक्षस, और सूर्य को कैसे देखेंगे? मंगल और सूर्य फायरी तो है, पर उनकी जो इफेक्ट है वो कैसे हम देखेंगे? वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं ना, डिस्ट्रॉय तो करते ही हैं, फायरिंग है। देखो सूर्य सूर्य को हम नहीं बोल रहे, पर मंगल की दृष्टि है ना, मंगल मंगल फायरी है, तो वो उस चीज को नुकसान पहुंचाता है। सर फिर भी राहु केतु फिर की भी भी दृष्टि होगी? राहु और केतु बृहस्पति की तरह देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देखते, पर वो भी राहु जो है ना, तो 5, 7, 9 को देखते हैं। ठीक है,
सर राहु केतु किसी राशि में उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं? वो भी होते हैं, देखो फिर ये सारी हम चीजें, इतना एस्ट्रोलॉजी हमको नहीं पढ़नी, ठीक है। ओके मैंने सर, जितना हमको शादी के लिए चाहिए वो बता दिया है आपको। ओके सर, इससे आपकी थैंक यू सर। शादी वाला जो है काम, बल्कि उससे ज्यादा ही मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। पूरी बैकग्राउंड है वैदिक की, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ओके। बट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द मैरिज वर्कशॉप विच ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। मैंने कल किया था ना उसमें। पर अभी जब मैं आपको अष्टकूट मिलान कराऊंगा तो उस पर नक्षत्र भी बार बार आएंगे। उससे पहले मैं आपको चाहता था कि आपको ये पता लग जाए कि नक्षत्र क्या होते हैं, राशियों से उसकी मैपिंग कैसे होती है। इसलिए मैंने ये सेशन आज का सबके लिए ओपन कर दिया। आई होप एवरीबडी एंजॉयड एंड लर्न। यस सर, ठीक है, तो मैं समाप्त Yes, कर दूं आज का कार्यक्रम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, सर अदरवाइज कुछ इजी मेथड सिखा दीजिए ना नक्षत्र लर्न करने का। इजी मेथड ये है कि इसको रोज जब सोते हो ना तकिए पे सर लगा के रोज इसको पढ़िए, ओके। एक तो पहला तरीका ये तो करना ही है। पहले तो उनके देखिए, जब आपने इंग्लिश बोलनी सीखी थी उससे पहले ABCD तो रटना ही पड़ा था ना। जी सर। ABCD नर्सरी में सिखाते ना, A to लेके Z। तो आज आप इंग्लिश बोल सकती हो, हिंदी बोलते हो तो का खा गा तो याद ही करना पड़ता है ना। तो 26-27 नक्षत्रों के नेम अगर आपको रटने हैं तो रोज या तो सुनो या फिर उसको पढ़ो। चार्ट बहुत बना ही के सामने रख लो, देखते जाओ। सामने जहाँ वो PPT है, रोज उसको पढ़िए, रोज पढ़िए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दीवार दिमाग पे में छप चिपका दो, जाएंगे, चलते फिरते देखते जाओ, याद हो जाएगा। अपने आप ही याद हो जाएंगे। इसका कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन लग जाए। यू हैव टू डू योरसेल्फ, है ना, बाय प्रैक्टिस। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। हाँ सर सर आपने ये जो बोला था ना कि टॉरस के अंदर जैसे वो 3 डिग्री लिखा हुआ था, हाँ कि लिब्रा हाँ हाँ। कौन, मतलब जो प्लैनेट चंद्रमा होता है। चंद्रमा चंद्रमा यस सर, जो टॉरस मतलब उच्च का, उच्च का बोल रहे हो यस ना। सर, जो उसका होता है उसमें 3 डिग्री लिखा हुआ था। हाँ। और नियो जिसके उसके दूसरे के अंदर वो 13 to 20 डिग्री के बीच में जैसे है, तो हाँ। मतलब 3 डिग्री ही होता है उच्च का, या मतलब पूरा ही उच्च का हो जाता है? 3 डिग्री टॉरस राशि में 3 डिग्री तक उच्च का होता है। पर जनरली लोग क्या करते हैं कि वृषभ राशि में बैठा है तो कह देते हैं उच्च का है। हाँ सर, मेरा बस यही क्वेश्चन था। हाँ, तो देखो 3 डिग्री तक है तो वो आप कह सकते हो वो मतलब बिल्कुल अपने उस पे है, पराकाष्ठा पर है। तो पूरा 100% मेरा रिस्पॉन्स 4 मिलेगा। डिग्री और है अगर तो देखिए 3 से 30 भी है तो भी वो आप अच्छा पावरफुल तो मान ही सकते हो उसको। 3 अगर तक उच्च बहुत उच्च का भी नहीं बोलोगे तो भी आप ये तो मानोगे कि चंद्रमा उसका बहुत अच्छी स्थिति में है। सर मेरा टॉरस में ही है। टेक्निकली उच्च टॉरस का में ही है है। 3 डिग्री तक, ओके। सर मेरा टॉरस में ही है 4 डिग्री में। 4 डिग्री है तो 1 डिग्री थोड़ा सा आ गया, थोड़ी सी नाम मात्र की कमी आ गई है, पर आपका उच्च का ही माना जाएगा। थैंक यू। देखो बिल्कुल टेक्निकली बात करूंगा तो वो बाहर आ गया है पर ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री आते ही उसकी उच्चता खत्म हो गई है। एवरीथिंग गोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। तो 3 डिग्री पे आप ये मानो पराकाष्ठा पर होता है, ओके। अदरवाइज पूरे वृषभ में चंद्रमा आप शुभ मान सकते हो, ओके। समझ गए हम सब लोग? जी सर। तो शैल आई कॉल इट अ डे? यस सर। चलिए जी, Yes, sir. नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्ते, थैंक यू सर। सर, Thank you. गुड क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।